नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 9 जनसंचार एवं सामाजिक आंदोलन के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई जनसंचार से संबंधित है? समय, संस्था, संदेश, समुदाय। संदेश जनसंचार से संबंधित है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक आंदोलन से संबंधित नहीं है? विचारधारा, चमत्कारी नेतृत्व, संरचना, संगठन। तो इसका उत्तर संरचना है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सीताराम दास कौन से आंदोलन से जुड़े थे? सीताराम दास बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 4 है, भगत आंदोलन का केंद्र क्या था? भगत आंदोलन का केंद्र मानगढ़ था। अब आते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, जनसंचार का क्या अर्थ है या जनसंचार किसे कहते हैं? जनसंचार का अर्थ जब कोई संदेश या समाचार किसी माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाता है तो इसे जनसंचार कहा जाता है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, जनसंचार की प्रमुख इकाइयों के नाम लिखिए। जनसंचार की प्रमुख 3 इकाइयां हैं। पहली स्रोत, दूसरा संदेश, तीसरी लक्ष्य। प्रश्न नंबर 3 है, संदेश का अर्थ बताइए कि संदेश क्या होता है? संदेश जनसंचार की वह इकाई है जो प्रतीकात्मक हो सकता है अथवा उसका प्रयोग भाषा के रूप में भी हो सकता है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है? अर्थ बताइए। सामाजिक आंदोलन समाज में जब कोई समूह या अनेक लोग इच्छित परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं तो इसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। कि सामाजिक आंदोलन किसे कहा जाता है? तो जब समाज में कोई इच्छित परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तन करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 5, सामाजिक आंदोलन के किन्हीं 2 तत्वों के नाम बताइए कि सामाजिक आंदोलन के 2 तत्व कौन से हैं? सामाजिक आंदोलन के 2 तत्व विचारधारा एवं स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 6 आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था या बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत सन 1899 के समय पड़े महाअकाल के कारण हुई थी। फिर आता है प्रश्न नंबर 7, भगत आंदोलन का संचालन किसने किया था या भगत आंदोलन के संचालक कौन थे? भगत आंदोलन का संचालन गोविंद गुरु ने किया था जो बंजारा समुदाय के थे। अब आता है प्रश्न नंबर 8, खेजड़ली आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? खेजड़ली आंदोलन का प्रमुख कारण खेजड़ी के हरे वृक्षों की बृहद स्तर पर कटाई से रोकना ही इस आंदोलन के होने का प्रमुख कारण था। कि जो खेजड़ी के हरे वृक्ष थे उनको लोग अत्यधिक मात्रा में काट रहे थे, भारी मात्रा में काट रहे थे, उसे रोकने के लिए बड़े स्तर पर जो खेजड़ी के वृक्षों की कटाई की जा रही थी उसे रोकने के लिए इस आंदोलन को करना पड़ा या इस आंदोलन को करने का प्रमुख कारण जो था खेजड़ी के हरे वृक्षों की बृहद स्तर पर कटाई से रोकना था। यानी कटाई से रोकना ही इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था। अब आता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न नंबर 10 आता है, स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है,
जनसंचार एवं सामाजिक परिवर्तन को समझाइए। जनसंचार, सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंचार होता क्या है, फिर हम देखते हैं कि जनसंचार क्या होता है। सबसे पहले जनसंचार एक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश, सूचना एवं विचार आम लोगों तक पहुंचते हैं। इसी के प्रभाव से लोगों को समस्त सूचनाएं एवं जानकारी उपलब्ध होती है तथा लोग सामाजिक आंदोलन के प्रति जागरूक होते हैं। जब समाज में व्यक्तियों का समूह आंदोलन करता है तो समाज बदलाव या परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। अब आता है सामाजिक परिवर्तन। जब समाज के सदस्य जागरूक होकर समाज में व्याप्त किसी समस्या के निदान के लिए एकत्रित होकर क्रांति या आंदोलन करते हैं तो समाज में सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जनसंचार के साधनों से जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र व इंटरनेट आदि साधनों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन समाज में दिखाई देता है या फिर जो परिवर्तन होता है वो समाज में दिखाई देता है। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, जनसंचार का महत्व बताइए कि जनसंचार का क्या महत्व है। जनसंचार का महत्व हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला है जागरूकता पैदा करने में सहायक। जनसंचार के साधनों के माध्यम से लोगों में जागरूकता व चेतना का प्रसार हुआ है। इससे उन्होंने अपने अधिकारों व कर्तव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संचार के साधनों के द्वारा ही लोगों को परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिली। इन्हीं साधनों को आधार बनाकर उन्होंने अन्य लोगों तक विचारों का प्रसार किया, जिससे समाज में सामाजिक परिवर्तन को बल मिला। फिर तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। समस्त नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने में संचार साधनों ने अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया। इससे लोगों को संगठित करने का प्रोत्साहन भी मिला। अब आता है प्रश्न नंबर 3, जनसंचार के संरचनात्मक पक्ष को समझाइए कि जनसंचार का संरचनात्मक पक्ष क्या है। समाज में जनसमूह के विचारों, क्रियाओं, अंतःक्रियाओं तथा व्यवहारों को प्रभावित कर देना, उसमें परिवर्तन लाने के लिए उन तक पहुंचा देना ही जनसंचार है। क्या कहा जा रहा है कि व्यवहारों को प्रभावित कर देना और उनमें परिवर्तन लाने के लिए उन तक पहुंचा देना ही जनसंचार है। जनसंचार है जो क्रमशः 3 इकाइयों से निर्मित होता है। जनसंचार के संरचनात्मक पक्ष को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला स्रोत, यानी कि प्रथम जो है वो है स्रोत है जिसमें विचार, संदेश और घटनाक्रम होता है। दूसरा होता है संदेश, जो दूसरी जनसंचार की इकाई है। इसमें विषय वस्तु, प्रत्यक्ष घटना, अखबार में प्रकाशन होता है। और तीसरा जो बिंदु है वो है लक्ष्य, गंतव्य, तीसरी संचार की इकाई है। जनसमूह तक पहुंचना, पढ़ना और देखना। या फिर इस प्रकार भी देख सकते हैं कि स्रोत क्या है। स्रोत जनसंचार में स्रोत प्रथम इकाई है तथा इसे किसी विचार, संदेश या समाचार का उत्पत्ति स्थल कहते हैं। दूसरा संदेश, ये अनेक रूप में हो सकता है जैसे भाषा या कथन के रूप में। फिर तीसरा लक्ष्य, ये जनसंचार की वह इकाई है जिसके लिए संदेश प्रेषित किया जाता है, यानी संदेश भेजा जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 4, विजोलिया आंदोलन का स्रोत क्या था समझाइए। यानी कि विजोलिया आंदोलन होने का मुख्य स्रोत जो था उसको बताइए। विजोलिया आंदोलन के स्रोतों को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से हम समझेंगे, जानेंगे कि इसका क्या स्रोत था। पहला आता है राजस्थान के किसान आंदोलन या विजोलिया आंदोलन का आरंभ 1899 में पड़े महाकाल के कारण हुई थी। फिर दूसरा कारण जो था वो है अकाल से राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया के किसानों पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। तीसरा, ब्रिटिश शासकों के पास सत्ता थी, वह शासन व्यवस्था का संचालन जागीर प्रथा से हो रहा था। चौथा आता है प्राकृतिक प्रकोप तथा ठेकेदारों द्वारा भारी लगान वसूली और शोषण हुआ।
जिससे लोगों का पलायन प्रारंभ हो गया। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। इसी आधार पर बिजोलिया क्षेत्र से पलायन के बाद शेष बचे किसानों ने शोषण और भारी लगान के विरोध में विद्रोह कर दिया। यही बिजोलिया आंदोलन का मुख्य स्रोत रहा है। फिर प्रश्न नंबर 5 आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन के परिणाम पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि पहले इस प्रश्न में तो पूछा गया उसका स्रोत क्या था, अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है उसका परिणाम क्या हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का परिणाम इस प्रकार है। पहला, किसान आंदोलन का परिणाम किसानों के लिए अनुकूल रहा। जिस कारण से किसानों ने यह आंदोलन किया, इसका उन्हें अनुकूल प्रभाव मिला, ये उनके लिए अनुकूल रहा। इस आंदोलन से किसानों की अनेक मांगें स्वीकार कर ली गई थी। फिर तीसरा, किसानों ने 84 प्रकार के कर वसूले जा रहे थे, उनमें से 35 लागतें माफ़ कर दी गई थी। फिर चौथा आता है, शोषण करने वाले अनेक अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। जो अधिकारी उनका शोषण कर रहे थे किसानों का, उनमें से अधिकांश ज़्यादातर अधिकारियों को पद से हटा दिया गया था। किसानों को जमींदारों के शोषण, दमन तथा लगान के बढ़ते बोझ से काफ़ी राहत मिली। अब आता है प्रश्न नंबर 6, भगत आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझाइए कि भगत आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। भगत आंदोलन की पृष्ठभूमि को भी हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जिसमें पहला है के.एस. सिंह, एक प्रसिद्ध मानवशास्त्री हैं। उन्होंने कालखंड के आधार पर पहला खंड 1795 से 1860 तक का बताया है, जो जनजातीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला था। अर्थात इसी से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। दूसरा आता है के.एस. सिंह के अनुसार दूसरा खंड है 1860 से 1920 तक का। इस अवधि में भारत में उपनिवेशवाद की जड़ें बहुत मजबूत हो गई। तीसरे खंड में ब्रिटिश शासन के समय 1920 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो नीतियां क्रियान्वित हुई, जो नीतियां बनाई गईं, उनसे जनजातीय समुदाय के शोषण का विरोध हुआ। अब आता है प्रश्न नंबर 7, भगत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। भगत आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। भगत आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला आता है, भगत आंदोलन का केंद्र बिंदु जनजातीय समुदाय, विशेष रूप से भील जनजाति था। इस आंदोलन का प्रथम उद्देश्य जनजातीय समुदाय का धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान। दूसरा उद्देश्य ब्रिटिश शासकों व स्थानीय शासकों के द्वारा किए जा रहे शोषण, दमन व बेगार के विरुद्ध आंदोलन करना था। तीसरा, जनजातीय समुदाय के लोगों को राहत पहुंचाना। चौथा, भगत आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए गांव के स्तर पर सामाजिक धार्मिक संगठन की स्थापना करना भी इसका एक अहम उद्देश्य था। पांचवा आता है, बेट बेगार से मुक्ति दिलाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब आता है प्रश्न नंबर 8, खेजड़ली आंदोलन क्यों हुआ, इसका कारण समझाइए कि जो खेजड़ली आंदोलन हुआ उसके होने का क्या कारण था, क्या कारण था उसको बताइए। खेजड़ली आंदोलन सन 1730 में इसी गांव में हुआ था। इसी गांव यानी खेजड़ली गांव में हुआ था। आंदोलन को प्रथम चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। इस आंदोलन का पहला नाम चिपको आंदोलन भी है, इसे चिपको आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। खेजड़ी के हरे वृक्षों को काटने से बचाने के लिए इस आंदोलन की अग्रणी एक साहसी महिला थी। यानी कि जो खेजड़ी के हरे वृक्ष थे उनको काटने से बचाने के लिए इस जो आंदोलन को रोकने वाली, करने वाली अग्रणी महिला, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने वाली अग्रणी महिला थी। अग्रणी एक साहसी महिला थी, उनका नाम अमृता देवी था। खेजड़ी आंदोलन के होने का एक मुख्य कारण ये था कि अमृता देवी को ज्ञात हुआ कि जोधपुर महाराज के यहाँ से अनेक लोग खेजड़ी गांव में आ गए थे। वे एक विशेष प्रयोजन से, एक विशेष कार्य से इस गांव में आए हैं। उनका उद्देश्य था खेजड़ी के हरे वृक्षों की वैध स्तर पर कटाई करना, हरे वृक्षों को काटकर उनकी लकड़ियों को चूना बनाने के लिए काम में उपयोग करना तथा साथ ही ये चूना जोधपुर महाराज के द्वारा एक महल निर्मित
करने के लिए तैयार करना भी था कि जोधपुर के जो महाराज थे उनके द्वारा एक महल तैयार किया गया था, उस महल में प्रयोग करने के लिए चूना निर्मित करना था। यही अहम कारण था। इस आंदोलन को बचाने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रश्न नंबर 9 है, खेजड़िली आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? खेजड़िली आंदोलन का निम्न प्रभाव पड़ा। हरे वृक्ष को बचाने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण दिए। इस संपूर्ण घटना को सुनकर जोधपुर के तत्कालीन महाराज अभय सिंह ने अपने ही अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य के प्रति अफसोस प्रकट किया, यानी दुख प्रकट किया तथा ताम्रपत्र पर तांबे के पत्ते पर एक संदेश जारी किया था। पहला इसमें जो पॉइंट लिखा था वो था, विश्नोई गांव की राजस्व सीमा के अंदर सभी प्रकार के हरे वृक्षों की कटाई व जानवरों की शिकार को कठोरता से प्रतिबंधित किया था, यानी वृक्ष को नहीं काटने दिया जाएगा व जानवरों का शिकार नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा, यह भी आदेशित किया गया था कि यदि भूल से कोई व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे राज्य द्वारा गंभीर रूप से दंड दिया जाएगा। तीसरा था, इस प्रकार के घटनाक्रम के प्रभाव से शासक परिवार के किसी भी सदस्य ने विश्नोई गांव में व उनके आसपास के गांवों में कोई भी शिकार नहीं किया। फिर आता है प्रश्न नंबर 10, आर्य समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आर्य समाज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली आती है मानव के बीच बंधुत्व की भावना को विकसित करना। दूसरा, स्त्री पुरुष के मध्य पाई जाने वाली असमानता को दूर करना। फिर तीसरी आती है बहुदेववाद व मूर्ति पूजा का विरोध करना। बाल विवाह तथा जाति प्रथा का विरोध करना। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करना। शुद्धि आंदोलन द्वारा धर्म परिवर्तन कर लेने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाना। सामाजिक, धार्मिक व राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना। समस्त नागरिकों के प्रति प्रेम तथा स्नेह की भावना का विकास करना। अब आता है प्रश्न नंबर 11, रामकृष्ण मिशन की स्थापना के उद्देश्य को समझाइए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और इसके उद्देश्य निम्न प्रकार है। जाति प्रथा का विरोध करना तथा ब्राह्मणों के अधिकार का विरोध करना। दूसरा, मानवतावादी विचारों से जन कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन करना। फिर तीसरा आता है छुआछूत जैसी समस्या का विरोध करना। चौथा, जन सामान्य के जीवन में यूरोप और अमेरिका के अंधे अनुकरण का विरोध करना। पांचवा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आधारित मानव सेवा के लिए कार्य करना। ये थे हमारे पार्ट 9 के अभ्यास प्रश्नोत्तर।